हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए टॉपिक नए सब्जेक्ट्स पॉलिटी का करेंगे। पॉलिटी तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है पॉलिटी का। तो सिंपल चीज़ें हैं। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे पॉलिटी और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस तीनों में डिफरेंस क्या है। पॉलिटी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, पॉलिटिक्स क्या है या फिर पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या तीनों के मीनिंग्स होते हैं। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट है, मतलब जो डील करता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट से। ठीक है, इट डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। जैसे भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम है जो किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन में वर्क कर रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो पॉलिटी है। और पॉलिटिक्स है जो एक्टिविटी हो रहा है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। गवर्न करने के लिए जो सोसाइटी में रूल्स लाए जा रहे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो वो पॉलिटिक्स है सोसाइटी। और पॉलिटिकल साइंस क्या है? जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या पॉलिटिकल इकोनॉमिक की बात करें, पॉलिटिकल मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत सारे सब मतलब करना है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चलाना है या फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसके तरफ कैसे ध्यान देना है, या फिर जो पॉलिटिकल मेथडोलॉजी है उस पर कैसे वर्क करना है, ये सब है। तो अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। इट डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। ठीक है, किसे डील करता है? वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट, स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम से वो डील कर रहा है। ठीक है, अब वहीं पे आती है बात पॉलिटिक्स की। हम लोग जो बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, इस चीज़ में यहाँ पे पॉलिटिक्स है, इस फील्ड में पॉलिटिक्स हो रही है, या बस हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है। तो पॉलिटिक्स क्या है? तो पॉलिटिक्स जो कि वहाँ पे कोई भी सोसाइटी है उसको हमको गवर्न करना है, उस पर अगर हमको रूल करना है, उसको हमको चलाना है, तो उसे पॉलिटिक्स के अंदर आएगा। इट इज़ द पॉलिटिकल एक्टिविटी टू गवर्न द सोसाइटी। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। अब आता है पॉलिटिकल साइंस। Political science. It is the subject that comprises various subfields, including comparative politics, international relations, political economy, and political methodology. ठीक है, क्या मतलब जितनी भी सबफील्ड्स हैं, बहुत सारी जो सबफील्ड्स हैं, वो सबको मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस सबको लेके जो कैसे हम लोग PSI पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पढ़ते हैं, ऑप्शनल का था। तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल, कि वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे डील करना है, या फिर क्या कहते हैं हमारी जो इकोनॉमी उसके साथ कैसे डील करना है। जो हमारे बहुत सारे सब फील्ड्स फैले हुए हैं, बहुत सारे जो कंट्री, इतनी बड़ी फास्ट कंट्री, उसमें कैसे डील करना है, वो सब हम लोग को पॉलिटिकल साइंस बताया जाता है। तो इसका अगर हम लिखे तो लिखते हैं इट इट इज़ द सब्जेक्ट, इट इज़ द subject that deals with
इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सबफील्ड्स ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब इंडियन पॉलिटी, अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी को जाने, इंडियन पॉलिटी को जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी क्या है। इंडियन यहाँ पे क्या था, इट डील्स विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्टेट। तो इंडियन पॉलिटी क्या होगा, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डील करे। तो ये हो जाएगा, इट डील्स विद द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये हो गया इंडियन पॉलिटी। अब जो मेजर कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी का, वो क्या है? इंडियन पॉलिटी का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या, वो एक स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। ठीक है। तो ये जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मार्केट है, ये सिविल सोसाइटी, ये सब इन्फ्लुएंस्ड होता है, ये सब पे इन्फ्लुएंस होता है किसका, ग्लोबलाइजेशन का और जियो पॉलिटिक्स का। जियो पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सब का ये इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस किस पे होता है? ये सारी चीज, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। ओके। अब अगर हम आगे का टर्म देखें, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? या फिर क्यों चाहिए हमें, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? या फिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, या उसका फंक्शंस क्या है, या फिर क्या वो रोल करता है, मतलब वो किसी सोसाइटी पे या किसी इंडिविजुअल पे क्या रोल है, या फिर हमारा जो डेली लाइफ है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वर्क है। ठीक है। तो ये सब है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पता क्या है ना। तो फिर हम लोग आते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, किस लिए होता है, क्या है वो, उसके तुम सिंपल पे आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ देश का हो सकता है, या फिर इवन किसी और चीज़ का भी हो सकता है। जस्ट लाइक अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो किसी एक कंपनी का भी हो सकता है, जो कंपनी चला रही है उसका भी कुछ नियम होते हैं, तो उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू कॉन्स्टिट्यूट समथिंग, या टू प्रपोज समथिंग, ठीक है, या टू शो समथिंग, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लिखना चाहें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स टू constitute समथिंग। ठीक है। अगर हम लोग जाने
तो फिर द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, हर किसी का हो सकता है, अपना एक कंपनी का भी हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि ओनली इट इज़ ऑफ नेशन, या सिर्फ वो नेशन का हो सकता है या किसी स्टेट का हो सकता है। इट कैन बी फॉर एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म ऑफ और एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो तो हम लोग ये भी कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एक सेट ऑफ रूल्स हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेट ऑफ रूल्स एंड regulations of an organization। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लगा रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर बना रहे हैं, तो क्या हम चाह रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं या किसी जगह ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं, उसके बदले में क्या हो। तो हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ रूल्स रहे वहाँ पे, उसके तरह काम हो, लोग वही चाह रहे हैं और उसके अलावा तो कुछ नहीं चाह रहे। तो हम लोग कह सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंट टू इंश्योर रूल बेस्ड सिस्टम। तो द कॉन्स्टिट्यूशन is meant to ensure a rule based सिस्टम। हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग तब कॉन्स्टिट्यूशन लगा क्यों रहे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाए क्यों रहे, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों भी बनाया जा रहा है, वो तो एक रूल बुक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल बुक? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल बुक है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, या तो वो एक रिटर्न फॉर्म में हो सकता है या अनरिटर्न में भी हो सकता है। मैं कोई रूल बनाता हूँ उसको मैं लिख भी सकता हूँ या फिर उसको मैं बता सकता हूँ। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक है। अब वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में और जो कि रिटर्न और या अनरिटर्न भी हो सकता है। तो लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन is a document which can be written or unwritten। ठीक है, तो ये हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटर्न या अनरिटर्न, अब रिटर्न या अनरिटर्न का अगर बात होता है तो ऐसा नहीं कि अब रिटर्न में लिखा हुआ नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक सिंगल बुक डॉक्यूमेंटेशन में। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल बुक। ठीक है, अब वहीं पे यूके कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक रिटर्न हो गया, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। यूके कॉन्स्टिट्यूशन उनके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है, डिफरेंट उनके डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिफरेंट रूल। ठीक है, तो ये है यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इसको हम लोग कहते हैं अनरिटन। इट्स लाइक कि अगर यूके में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ चेंजेस करने तो हमें अमेंड करना पड़ेगा, हमें उसमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद वो चेंज होगा। लेकिन यूके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर पार्लियामेंट वहाँ की अगर रूल पास कर दे तो जो ये डॉक्यूमेंटेशन था जो उस रूल पे बना था वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, उसकी जगह पे ये डॉक्यूमेंटेशन आके लग जाएगा, या डॉक्यूमेंट वहाँ पे आ जाएगा। वो डॉक्यूमेंटेशन एक्सपायर हो चुका है जबकि वो रिप्लेस ही कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड होके तो उससे सिंगल डॉक्यूमेंट में अटैच किया जाएगा। वो सिंगल डॉक्यूमेंट, उसके लिए कोई अलग डॉक्यूमेंट हमें अटैच नहीं करें, वो सिंगल बुक है उसी में वो जाके ऐड होगा।
जैसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, यूएसए का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, रिटन है, ठीक है। ओके, अब बात है कि इसकी ज़रूरत क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि एक जो सोसाइटी है वो एक परफेक्टली चल सके, एक ऑर्गेनाइजेशन में चल सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी हम कुछ इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रखेंगे तो एनार्की हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई रूल नहीं रहा, पब्लिक अपने मन के हिसाब से अपने जब मन करे जो करने लगे, तो वो एक एनार्की फॉर्म होगा। और जहाँ पे लॉलेस सोसाइटी हो जाएगी, जहाँ पे क्या कहते हैं लॉ के कुछ नहीं रहेंगे, वहाँ पे पब्लिक अपने मन से इधर ये आज ये हो गया तो वो हो गया। इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में है, फिर बहुत चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, संविधान हमारे पास रहा ना रहे, तो और क्या हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेट एनार्की, जो लॉ लेसनेस जो होता है, उसको एक रूल बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट कर देती है। तो हम लोग मतलब रूल के हिसाब से चलना है, ट्रैफिक के अपने रूल्स है, गाड़ी इस ट्रैफिक से इस लाइन में जाएगी या उस ट्रैफिक से उस लाइन में जाएगी। अब उसके अपने अपने रूल्स है, हर चीज़ का रूल है कि ट्रेन इतने बजे आएगी, ट्रेन इतने बजे जाएगी, वो सब चीज़ का एक रूल बना हुआ है। तो अगर अगर रूल ना रहे, तो ये इधर से गाड़ी आ रही है, वो उधर से जा रहा है, तो ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहेंगे। इसलिए ट्रैफिक रूल्स भी है और बहुत सारे रूल। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लगता है वो एक एनआरकी जो है सोसाइटी, या फिर कुछ भी कोई सोसाइटी में लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं, उसको ख़त्म करता है, रूल बेस्ड सोसाइटी की तरफ आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन brings us out of the state of anarchy and lawlessness and makes a rule based सोसाइटी। ओके, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का एक नीड जो होना चाहिए। एक ही कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है उसके बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाया गया वो तो रूल बेस्ड सिस्टम के लिए लाया गया। अब उसके और बात क्या, अब कोई इश्यूज है किसी भी अब दो स्टेट है उसके बीच में इश्यूज है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, या तो अब पीपल है उसके पीछे के जो इशू है वो कैसे रिजॉल्व होगा, वो सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये संविधान में दिया हुआ है कि कैसे उसको इशू को रिजॉल्व करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन इशू रिजॉल्व करेगा, कौन इशू को सुनेगा, कौन इशू को समझेगा, कैसे वो रिजॉल्व होगा, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन are established to ensure coordination, order, and a rule based सोसाइटी सिस्टम। ठीक है, अब ये हेल्प भी करता है बहुत बार, इट हेल्प्स also helps in the resolution of issues
ठीक है, तो ये हेल्प भी करता है कोई भी रिजोल्यूशन या कोई भी इशू को रिजॉल्व करने में। तो ये काम है। अब ये हमारी नीड थी, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अचीव क्या करना चाहता है, एक रूल बेस्ड सोसाइटी अचीव करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और क्या अचीव करना चाहता है, उसकी भी तो बहुत अचीवमेंट है, कुछ अचीव करना चाहता होगा वो, तो सिर्फ एक रूल बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, रूल बेस्ड सोसाइटी में बहुत चीज़ अचीव करना चाहता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या गोल, क्या एस्पिरेशन है। ओके, तो गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या गोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब अगर हम लोग गोल देखें, ये क्या अचीव कर रहा है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर, किसके लिए ये सब, किसके लिए जस्टिस किसके लिए कर रहे हैं, लिबर्टी किसको दे रहे हैं, इक्वलिटी किसके बीच में लाना है, या फ्रेटर्निटी किसको दे रहे हैं, ये सब किसके लिए, फॉर पब्लिक ऑफ कंट्री, पब्लिक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उसके लिए, ठीक है। ये सब हमारा प्रेमबल में दिया हुआ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सब है प्रेमबल में लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अभी क्लास करना है, क्लास करवाना, ये। अब बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या वर्क है, एचआर का क्या वर्क है, या फिर कोई टीम मैनेजमेंट है, उसका हेड का वर्क क्या है, या फिर क्लास में क्लास टीचर है, फिर उसका एक मॉनिटर है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, तो सबका एक अलग अलग वर्क है। तो वो अब सेपरेशन करना है, वो पावर बताना है कि आपका ये वर्क है, ये सब कुछ है। या फिर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ले लें, जुडिशरी का क्या वर्क है, या फिर लेजिस्लेचर का क्या वर्क है, या फिर एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क है, ये सब दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस करेगा कि अगर अगर लॉ क्या करते हैं, किसी भी फंडामेंटल राइट से किसी भी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल आ गया, तो उसको रिपेल कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, कि वो कहेगा कि वो पब्लिक के अकॉर्डिंग या फिर पब्लिक के लिए ऐसा ही रूल्स नहीं है, वो उस रील को चेक एंड बैलेंस करके वो हटाने वाला काम जुडिशरी का। तो फिर वो क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड also distributes power among various branches of government, various branches of government, ठीक है। अब जैसे कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब एक कॉमन गोल है जो चाहिए होता है। इक्वलिटी क्या है कि कोई भी रिलीजन या फिर कास्ट या सेक्स के बीच, या फिर क्या कहते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। या फ्रेटर्निटी क्या है, वो एक ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई, मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, ये सब भाईचारा की बात करता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। और फिर जस्टिस, जस्टिस मतलब कि क्या कहते हैं, हर पर्सन को जो उसको चाहिए, आदर ही और सी, या मतलब किसी भी जेंडर हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, उस पर हर पर्सन को उसका जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिले या किसी को कम मिले, लेकिन जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा गोल्स, हो गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन के गोल थे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो अब उसके फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे कि उसके फीचर्स क्या हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आएंगे हम लोग,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स, क्या है फीचर्स का, फीचर्स तो फीचर्स अगर फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोरस्टोन ऑफ द नेशन। वो वो जो स्टेट है या हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशन है या इंडियन नेशन है, वो एक कोरस्टोन है, मतलब वहीं पे उसी से शुरू उसी पे खत्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कोरस्टोन ऑफ ए नेशन। तो it is a cornerstone of the nation। ओके, अब जैसे कि अगर इसकी मतलब ये बहुत मतलब हैवीएस्ट मतलब बहुत ही लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वेरी लेंथी एंड लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन टिल नाउ डेट। मतलब बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स है, बहुत सारे इसमें क्लॉज है, बहुत सारे इसमें शेड्यूल्स है, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये बहुत ही लेंथी और नॉन लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज ए लेंथी एंड लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिजीनियस भी है और फॉरेन रूटेड कॉन्स्टिट्यूशन भी। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारी चीज़ें बाहर के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ली है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने ली है बाहर के देशों से कॉन्स्टिट्यूशन मिली है। ओके, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ इंडिजीनियस ऑल्सो ऑफ फॉरेन रूटेड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये भी कहा जा सकता है कि वो एक फॉरेन रूटेड व्यू की 1935 से भी लिया गया है बहुत सारी चीज़ें। और अब हम अगर देखिए यूएसए से भी बहुत चीज़ लिया गया है, अदर कंट्रीज से भी बहुत चीज़ लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया है। तो अब हम लोग अगर देख लें इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो 1935 से दिया गया है, या फिर 1935 से बहुत चीज़ें लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आगे पढ़ेंगे, उससे बहुत चीज़ें लिया गया। जैसे अब इमरजेंसी लगाया जाता है, वो कहाँ से लिया जाएगा, वो लिया गया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप देता है, इंडिया क्या कहते हैं डुअल सिटीजनशिप, यूएसए डुअल सिटीजनशिप देता है, लेकिन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप देता है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया, हमने वो लिया है ब्रिटेन से, यूके से। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए का है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिए भी क्या कहते हैं ब्रिटेन से लिया है। अब एक आता है कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, FR फंडामेंटल राइट्स। तो वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने क्या कर फंडामेंटल राइट्स का जो है, नहीं फंडामेंटल वो जर्मनी से लिया, मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने कहा लिया, वो जर्मनी से लिया है। अभी जबकि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जब हम लोग सस्पेंशन कर देते हैं इमरजेंसी के, या इमरजेंसी लगाता देश में, तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सारे डाइल्यूट कर दिए, मतलब वो सारे को क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया गया था। सिर्फ राइट टू लाइफ को छोड़ के और सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था उस टाइम। तो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हमने जर्मनी से लिया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें करके आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी बन चुका है, इतना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बहुत सारी चीज़ें लिए गए। तो इसलिए कह सकते हैं इट इज़ इंडिजीनियस और फॉरेन रूटेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी है, इट इज़
indigenous and foreign rooted constitution. अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है हमारे देश में। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, लेकिन साथ साथ जुडिशियल रिव्यू भी है। वही हमने ब्रिटेन की बात की, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेकिन वो जो लॉ है वो लॉ क्या करती है, जुडिशरी चेक एंड नहीं कर सकती, वो जुडिशरी उसको रिपेल नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना, वो जुडिशरी के पास वो पावर नहीं है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को पावर दिया गया है। तो वो एक है पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट लॉ बनाए, बिल्कुल जितना चाहे उतना लॉ बनाए, उसको पास करे, मेजोरिटी है पास करते जाए। बट ऐसा कोई लॉ जो इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को हार्म करती है, इंडियन सिटीजन को हार्म करती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बता दिया जाएगा, वो गलत बता दिया जाएगा और वो उसको हटा दिया जाएगा। वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट जो हमारे यहाँ, उनके द्वारा किया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये है। अब हमारा जितना बड़ा वास्ट कंट्री है, वास्ट कल्चर है, वास्ट रिलीजन से सबके अपने अपने प्रैक्टिस करते होंगे। तो ये जो टर्म है कि सबको अपना राइट्स है कि अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करना, प्रचार करना, प्रसार करना, तो ये क्या है, ये दर्शाता है सेक्युलरिज्म, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। बट सेक्युलरिज्म भी डिफरेंट टाइप की होती है। जस्ट लाइक फ्रांस में भी एक सेक्युलर नेशन है, बट वो सेक्युलर नेशन क्या है कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अगर वो कोई लॉ हो गया वो पास कर देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी रिलीजन में हार्म हो रहा है या किसी रिलीजन या किसी कल्चर या किसी एथनिक ग्रुप या कोई चीज़ में हार्म हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फ्रांस का सेक्युलरिज्म है। भाई इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडिया में क्या कहते हैं, हर रिलीजन हर चीज़ को देख के बनाया जाता है कि वो जो इंडियन अगर हम लोग लॉ बनाएंगे उससे कि रिलीजन किसी ग्रुप या किसी एथनिक के ग्रुप या एथनिक सोसाइटी को हार्म तो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सब देख के बनाया जाता है। तो हम लोग फॉलो करते हैं। हमारा जो सेक्युलर वो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, वो बहुत डिफरेंट है वेस्ट सेक्युलरिज्म से, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से, और जब डीप सेक्युलरिज्म टॉपिक पढ़े तो करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो आगे होगा, जो नेक्स्ट होगा, वो हम लोग करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब टाइम हो चुका है एंड या थैंक यू एवरीवन। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमने स्टार्ट किया है, बेसिक्स में है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मैं रविंदर साहब, स्टडी माता की तरफ से क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा। पॉलिटी है, अभी पहला था आज, अब कल दूसरा आएगा, फिर आगे हम लोग इस तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे आया, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कैसे पास किया गया, ये सब हम लोग बेसिक सब जानेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे।